वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी हम भारत के लोग हैविंग solemnly resolved to constitute इंडिया into a sovereign socialist secular democratic republic यानी भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए कैसे सुनकर दिमाग में कुछ क्लिक हो रहा है। जी हाँ, ये विश्व के सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था के सिस्टोमेटिक संचालन को सुनिश्चित करने वाली किताब भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई इसकी प्रस्तावना है। संविधान की प्रस्तावना दरअसल इसकी मूल आत्मा है। सारा संविधान इसी के इर्द गिर्द घूमता है। अनफॉर्चुनेटली संविधान की प्रस्तावना कोई डेली बेसिस में शामिल घटना नहीं है, इसलिए हम में से कई इसे ठीक तरीके से नहीं समझ पाते। तो हम इसके मूल स्वरूप को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि वर्तमान भारत यानी भारत के करंट सीनरियोज में ये किस तरीके से बैठता है। ये मूल रूप से इंग्लिश में लिखा गया, बाद में इसका ट्रांसलेशन अन्य भाषाओं में जैसे हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में किया गया। कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। हम भारत के लोग, ध्यान दीजिएगा ये आज़ाद भारत के लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया, यानी पीपल ऑफ आफ्टर 1947। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इसकी शब्दावली देखते हैं। एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी सोवरेन। अब ये सोवरेन भारत के लिए दरअसल क्यों इस्तेमाल किया गया? सोवरेन का मीनिंग समझने के लिए हमें इसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। स्टेट्स को ब्रॉडली चार मुख्य कैटेगरीज में देख सकते हैं: कॉलोनी, डोमिनियन, प्रोटेक्टोरेट और सोवरेन। अब इसमें कॉलोनी जो है उसमें हम अपने घर के पास वाली कॉलोनी की बात नहीं कर रहे हैं। कॉलोनी या उपनिवेश दरअसल वे कंट्रीज होती है जो किसी स्वतंत्र कंट्री के पूरे कंट्रोल में रहती है। जैसे भारत के कॉन्टेक्स्ट से समझे तो 15 अगस्त 1947 से पहले भारत ब्रिटिश अंपायर की कॉलोनी था। इसके लिए एक और शब्द डिपेंडेंसी भी उपयोग होता है। जो ब्रिटिश अंपायर था उसके अंडर कंट्रोल में आने वाली कंट्रीज या स्टेट्स जैसे इंडिया, नॉर्थ अमेरिका, घाना, सूडान एटसेट्रा को डिपेंडेंट कहा जाता था। फिर आते हैं प्रोटेक्टोरेट स्टेट। प्रोटेक्टोरेट स्टेट या संरक्षित राज्य उन राज्यों को कहा जाता है जो किसी दो तीन चुने हुए मामले जैसे आर्मी और फॉरेन रिलेशंस को छोड़कर बाकी अपना सारा संचालन स्वयं कर सकते हैं। यानी जैसे ए एक बड़ी इंडिपेंडेंट स्टेट है और बी एक छोटा स्टेट जिसके पास रिसोर्सेज या पॉपुलेशन थोड़ी कम है। तो ऐसे स्टेट्स के पास अपनी सेना बनाना या उसका संचालन कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ए जो कि बड़ा स्टेट है वो कहते हैं कि हम आपको अपनी सेना के माध्यम से प्रोटेक्ट करेंगे, आप अपनी सेना बदले में नहीं बनाएंगे, आप किसी भी बाहरी कंट्री से कोई फॉरेन रिलेशंस नहीं रखेंगे, यानी आपके जो भी अफेयर्स है वो हम डील करेंगे, यानी हमारे रिलेशन से आपके रिलेशंस जो है वो डिफाइन हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में जो बी जो स्टेट है वो ए का प्रोटेक्टोरेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल सिक्किम जो है वर्तमान में भारत का स्टेट है, मगर 1975 से पहले जब सिक्किम का भारत में विलय नहीं हुआ था तब सिक्किम भारत का प्रोटेक्टोरेट स्टेट था। अब मैं यहाँ भारत को स्टेट कहकर भी प्रोनाउंस कर रहा हूँ क्योंकि पॉलिटी की भाषा में कंट्री को स्टेट प्रोनाउंस करते हैं, यानी कि जनरल मीनिंग में स्टेट का मतलब हम राज्य से समझते हैं और राज्य और देश को अलग अलग समझते हैं, जबकि स्टेट दरअसल एक निश्चित भूभाग, जनसंख्या, पॉपुलेशन, सरकार और सोवरेनिटी ऐसी चार चीज़ों से मिलकर बनता है। और कंट्रीज को स्टेट पॉलिटी में जनरली स्टेट से संबोधित करते हैं। एंड थर्ड इज डोमिनियन। डोमिनियन का मतलब समझने के लिए हम वापस से वही स्टेट ए और स्टेट बी वाला एग्जांपल लेते हैं कि जैसे स्टेट बी अपने सारे डिसीजंस लेने के लिए फ्री है और कुल मिलाकर एक स्वशासी इंडिपेंडेंट स्टेट है, मगर पेपर्स पर उसके सुपीरियर स्टेट के रूप में स्टेट ए का नाम दर्ज होगा, यानी सारे एग्जीक्यूशंस, लेजिस्लेशंस, जुडिशरी सब कुछ स्टेट भी अपने हिसाब से चला पाएगा। बस ऐसा माना जाएगा कि वो स्टेट ए के आधिपत्य में। उदाहरण के लिए कॉमनवेल्थ रियल्म के अंतर्गत जो कंट्रीज आती है जिनके हेड वर्तमान में किंग्स चार्ल्स थ्री है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जमैका, न्यूजीलैंड एटसेट्रा, ये वो कंट्रीज है जो ब्रिटिश मोनार्की के अंडर मानी जाती है। और चौथा है सोवरेन या संप्रभुता, जो कि भारत के लिए और संविधान में शब्द इस्तेमाल किया गया क्योंकि भारत स्वतंत्रता के पहले ब्रिटिश मोनार्की की कॉलोनी था और स्वतंत्रता के बाद इसे संप्रभु राज्य के रूप में गढ़ा गया।
संप्रभुता पूर्ण रूप से घोषित स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट कंट्री का एग्जाम्पल है। इसका मतलब है कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी किसी भी तरीके के निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। जैसे कानून बनाना, शासन करना या इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स मेंटेन करना, युद्ध वगैरह पर डिसीजन लेना एटसेट्रा। इस पर किसी भी बाहरी स्टेट का भारत पर कोई दबाव नहीं होगा। तो भारत दरअसल एक क्वासी फेडरल सिस्टम है, जिसमें संप्रभुता वी द पीपल ऑफ इंडिया के पास मानी गई और इस शक्ति का वितरण केंद्र और राज्यों में किया गया। अब वर्तमान भारत में संप्रभुता या सोवेरेनिटी कैसे प्लांट है या इसे कैसे समझा जा सकता है। देखिए, हाल ही में आपने देखा कि ट्रम्प सरकार ने भारतीय प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ाकर भारत पर दबाव डालने की कोशिश की थी। ये दरअसल किए क्यों गए? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किसी भी इंडिपेंडेंट देश पर दबाव डालकर डिसीजंस मैनिपुलेट करना बड़ा मुश्किल काम है। तब एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द खेल में आता है, डिप्लोमेसी। ट्रम्प सरकार का जो डिसीजन था वो किसी भी आर्थिक फायदे के लिए नहीं लिया गया था। ये दरअसल एक डिप्लोमेटिक डिसीजन था, ताकि वो भारत पर दबाव डालकर उसके डिसीजंस को मैनिपुलेट कर सके और उनकी पॉलिसीज को कंट्रोल कर सके। और इसी से सोवरेन शब्द का उपयोग यहाँ पे और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत ने संप्रभुता के प्रति अपना जो रुझान बीते कई दशकों में बड़े मजबूती के साथ प्रदर्शित किया है। और टैरिफ वाले मामले में भारत ने जो कैरेक्टर शो किया है उससे ये और साफ दिखने लगा है। भारत वर्तमान में डिप्लोमेटिक फॉरेन पॉलिसी फॉलो करता है, जो उसे अपने हिसाब से डिसीजन लेने की लिबर्टी देता है, जिससे वो बिना दबाव में आए अपने फ्रीडम को बनाए रख सके। जैसे सीमा विवाद हो, जैसे चीन से गलवान सीमा विवाद 2020 में हुआ था, या डिजिटल क्षेत्र में भारत के स्टेप्स हो। इससे पहले की जो स्थिति थी, भारत के डिजिटल मार्केट में फॉरेन कंपनीज या एजेंसीज की पकड़ मजबूत थी, जिससे उन्हें भारतीय डेटा पर अनड्यू एक्सेस मिल जाता था, जो एक तरह से डिजिटल सोवेरेनिटी के लिए खतरा हो सकता था। और समय के साथ साथ यूआईडीएआई जैसी कंपनीज का, एजेंसीज का मजबूत होना और डाटा प्रोटेक्शन पॉलिसीज जैसे कदम ये साबित करते हैं कि भारत अपनी सोवरेनिटी को मजबूत बनाए रखने के लिए संवेदनशील है और बहुत अच्छा कर रहा है। अब दूसरा शब्द जो इस क्रम में आता है वो है सोशलिस्ट, यानी समाजवादी। समाजवादी वो नहीं है जिसके बारे में पहली अपीयरेंस हमारे दिमाग में आती है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करते हैं। तब तक अगर आपके मन में इस वीडियो से संबंधित कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, अगले वीडियो में हम इस पर भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।